प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में भी हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाला। आज क्रांति के शेष और कारण जो विद्यमान थे उन पर हम चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति के लिए तीसरा उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक निरंकुशता, आक्रमणीयता और विलासिता का होना था। तत्कालीन समय में फ्रांस के राजा स्वयं को दैविक अधिकार से संपन्न मानते थे और इस अर्थ में ईश्वर की इच्छा से शासन करते थे, न कि जनता की इच्छा से। इस प्रकार की स्थिति जनता के लिए तभी सुखद हो सकती थी जब राजा जनहितैषी तानाशाह जैसा हो, लेकिन दुर्भाग्य से फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन राजा लुई 16वां और उसके पूर्ववर्ती राजा तानाशाह होने के साथ साथ जनहितैषी का ढोंग भी करते थे। वास्तव में जनहित से उनका कोई सरोकार नहीं था। लुई 16वें का प्रपितामह लुई 14वां एक बहादुर और काबिल नरेश था, परंतु उसने फ्रांस को इस कदर युद्धों में डुबाए रखा कि अपनी मृत्यु से पूर्व वह फ्रांस को आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर छोड़ गया और उसका एक पुत्र और एक पोता भी इस युद्ध की भेंट चढ़ गया। फ्रांस की जनसंख्या भी 1.90 करोड़ से घटकर 1.7 लाख इस काल में हो गई थी। लुई 14वें का पोता लुई 15वां 5 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और लुई ने अपने अंतिम समय में अपनी उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि मेरे बच्चे, तुम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना, युद्धों के प्रति मेरी तरह चाव मत रखना, न मेरी तरह अमर्यादित खर्चे करना और जनता का ध्यान रखना। परंतु लुई 15वां भी इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे सका। उसने फ्रांस को अनेक अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में झोंक दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 1756 से 1763 के बीच का फ्रांस इंग्लैंड का सप्तवर्षीय युद्ध था। इन के अलावा और भी युद्धों में उसने फ्रांस को झोंका, जिसकी वजह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था और भी अधिक रणजाल में फंसती चली गई। इसके अतिरिक्त महल के बेमिसाल खर्चे भी उसकी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। लुई 15वें के बाद उसका पोता लुई 16वां मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना। यद्यपि वह नेक इरादों वाला व्यक्ति था, परंतु उसमें समझ और संकल्प का अभाव था। वह अपने महल की खिड़की से ही हिरण का शिकार करना पसंद करता था। उसके राज्यकाल में एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ तुर्गों ने कुछ हद तक व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वह अधिकांश अपनी रानी मैरी एंटवानेट के प्रभाव में रहा, जो उसके और उसके देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यकारी सिद्ध हुआ।
वर्साई का महल और राज दरबार फ्रांस के राजाओं और कुलीन वर्गों के लोगों की बेपनाह विलासिता और आक्रामकता का प्रतीक था। फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, लेकिन राजा उससे 12 मील दूर वर्साई के महलों में शानो शौकत से रहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलासिता, राजनीतिक आक्रामकता, उदासीनता, फिजूल खर्ची आदि ने फ्रांस की क्रांति को बढ़ाने में एक अहम रोल निभाया। इसी प्रकार चौथा महत्वपूर्ण कारण फ्रांस का प्रशासनिक ढांचा, जो कि अव्यवस्थित और संतोषजनक था, वह भी एक बड़ा कारण बना। प्रशासनिक तंत्र जटिल, अस्पष्ट और असंगठित था। इसके विभिन्न विभागों में कोई तालमेल नहीं था। फ्रांस का सरकारी तंत्र फूहड़ और कार्यकुशल तरीके से संगठित था। अधिकारों में मतभेद, कार्य का द्विधीकरण, प्रक्रियात्मक संभ्रांतियां और एक कानूनों का अभाव इसकी मुख्य विशेषताएं थी। राजा और प्रजा के मध्य एक बड़ी गहरी खाई थी। प्रशासनिक निर्णयों के मामले में फ्रांस के राजा निरंकुश, मनमौजी और स्वेच्छाचारी थे, क्योंकि वे मानते थे कि वे ईश्वर की इच्छा से शासन कर रहे हैं, न कि जनता की इच्छा से। प्रशासनिक कार्यों की सहायता हेतु राजा के पास 5 समितियां थीं, जो कानून बनाने, आदेश पारित करने और राज्य की गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करती थी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का तो आलम यह था कि संपूर्ण फ्रांस 36 प्रदेशों, जिन्हें इंटेंडेंसेज या जनरलिटीज कहा जाता था, में बटा हुआ था। प्रदेश का प्रमुख अधिकारी इंटेंडेंट या गवर्नर होता था, जो राजा द्वारा नियुक्त होता था। ये इंटेंडेंट भी अपने प्रदेशों में राजा के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने आप को राजा की तरह ही मानते हुए कार्य करते थे। मज़ेदार बात यह थी कि हर प्रदेश के अलग अलग कानून कायदे थे और इस प्रकार लगभग 40 सरकारें फ्रांस में काम कर रही थी। इनमें से 32 सरकारें प्राचीन सामंतीय आधार पर बने प्रांतों में अवस्थित थी। मध्यकाल से ही एक आंतरिक विभाजन के अंतर्गत फ्रांस को बहुत से जिलों में बांटा हुआ था, जो बेलिफ्स और सेनेसल्स नामक अधिकारियों के अधीन होते थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस न्यायिक जिलों और धार्मिक जिलों और शैक्षणिक जिलों में भी बटा हुआ था। स्थानीय स्वशासन जैसी कोई व्यवस्था फ्रांस में अस्तित्व में नहीं थी। राष्ट्रीय प्रशासन की भांति स्थानीय प्रशासन का निर्धारण भी वर्साई के महल के द्वारा किया जाता था। अर्थात पेरिस से सैकड़ों मील दूर किसी गांव में पुल या सड़क के निर्माण का प्रश्न हो, तो उसके निर्माण का निर्णय भी पेरिस में ही लिया जाता था, और वो भी लंबे विलंब के बाद। फ्रांस का प्रशासन लगभग पूरी तरह वर्साई में केंद्रीभूत था। ऐसी स्थिति में एक प्रांत से दूसरे प्रांत, यहाँ तक कि कभी एक गांव से दूसरे गांव में जाने पर तोल मापों की इकाइयों के अलग अलग नाप और मूल्य प्रचलित थे। फ्रांस के 13 प्रदेशों में मुक्त व्यापार प्रचलित था और 19 अन्य प्रदेशों में सामान के आने जाने पर सूंघी कर और अन्य देने पड़ते थे। कुछ क्षेत्रों में रोमन कानून प्रचलित थे, कुछ में पारंपरिक कानून चलते थे। एक अनुमान के अनुसार फ्रांस में लगभग 285 तरह के अलग अलग पारंपरिक कानून और व्यवस्थाएं चलती थी। कानून राजा और प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथों में कठपुतली मात्र थे। किसी को भी बिना कोई कारण बताए वारंट जारी करके
गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी अभियोग के लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। इसी प्रकार इस क्रांति को जगाने में सबसे अहम योगदान फ्रांस की क्रांति के विचारकों का रहा। उनके लेखों, भाषणों और अभिव्यक्तियों द्वारा फ्रांस में बौद्धिक जागृति पैदा हुई और फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी तत्कालीन दशा से मुक्ति हेतु सुधार मार्गों को उस समय के विचारकों, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और अन्य अनेक लोग थे, जिन्होंने क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था। फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लेखकों के विचारों का प्रतिफलन नहीं, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त असंतोषजनक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों और उनके सुधार के प्रति सरकार की उदासीनता का परिणाम थी। फिर भी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में इन लेखकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था और इन्होंने मुक्ति की आशा और आकांक्षा जागृत की। फ्रांस की क्रांति में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो का योगदान अद्वितीय है। मॉन्टेस्क्यू का जीवन काल 1689 से 1755 तक रहा। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका प्रकाशन 1748 में हुआ, का योगदान रहा। यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी और शासन की विभिन्न पद्धतियों का इसमें बड़े वस्तुनिष्ठ और संतुलित तरीके से मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया था। मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र पद्धति को श्रेष्ठतम मानते थे, क्योंकि यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। मॉन्टेस्क्यू शासन में निरंकुशतावाद के खिलाफ थे, लेकिन प्रजातांत्रिक पद्धति की सफलता के प्रति भी वो पूर्णतः आश्वस्त नहीं थे। उनके अनुसार प्रजातंत्र की सफलता उस देश की जनता के राजनीतिक गुणों पर निर्भर करती है, अन्यथा उसके भीड़ तंत्र में बदलकर भ्रष्ट होने की संभावनाएं अधिक रहती है। उन्होंने निरंकुशतावाद और भीड़तंत्र के मध्य एक सुनहरे मध्यम मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसका उदाहरण ब्रिटिश संसदीय पद्धति में देखा जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी दूसरी पुस्तक पर्शियन लेटर्स में फ्रांस के समाज में व्याप्त विषमताएं, भ्रष्टाचार और बर्बरताओं का चित्रण किया और निरंकुशतावाद के घातक परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसी प्रकार फ्रांसवा द वाल्टेयर अपने तीक्ष्ण, मेगा प्रभावशाली लेखन और स्वतंत्र, निर्भीक, स्पष्ट विचारों के कारण फ्रांस में प्रबोधन के युग का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। वोल्टेयर बुद्धि की स्वाधीनता और विचार की स्वतंत्रता का समर्थक था। 25 वर्षों के अंतराल में उसने फ्रांस को अपनी बहुविध रचनाओं से आप्लावित कर दिया। उनकी रचनाएं इतिहास, व्यंग्य रचनाएं, दार्शनिक कथाएं, प्रहसन, चर्च विरोधी विज्ञप्तियां, देववादी आख्यान इत्यादि थे। उसकी सबसे प्रभावशाली रचनाएं उसके निबंध और उनके पत्र थे। वोल्टेयर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन फ्रांस की विद्रूपताओं, बर्बरताओं और आडंबरपूर्ण गतिविधियों की आलोचनाएं की। उनकी स्पष्टवादिता से फ्रांस की सरकार नाराज हुई
और उन्हें 2 बार गिरफ्तार करके बास्टिल के दुर्ग में रखा गया। वोल्टेयर ईसाई धर्मशास्त्र और चर्च व्यवस्था का कट्टर आलोचक था। उनके अनुसार चर्च आडंबर, असहिष्णुता और पूर्वाग्रहयुक्त मानसिकता के केंद्र थे। और विगत शताब्दियों में मनुष्य के विवेक और उसकी विचार शक्ति को कुंठित करने में अहम रोल निभाया है। अनेक प्रकार की बर्बरताओं और अत्याचारों को जन्म दिया है। उनका स्पष्ट मानना था कि सारे पादरी ढोंगी और पाखंडी है और ईसाईयत में वर्णित चमत्कार और रहस्य उद्घाटन मनुष्य की भ्रमात्मक कल्पनाएं हैं। अपनी कृति लेटर्स ऑन द इंग्लिश में वोल्टेयर ने इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वतंत्रता की प्रशंसा करते हुए उन फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादियों की आलोचना की जो सुधार का विरोध कर रहे थे। अपनी एक और अन्य पुस्तक एन एसे ऑन कस्टम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ सॉलमन टू आवर ओवन डे में उन्होंने सभ्यता का इतिहास लिखा। वह प्रबुद्ध तथा शुभकारी निरंकुशतावाद में विश्वास रखते थे। वह प्रजातंत्र में आस्था नहीं रखते थे। उनका यह भी मानना था कि सैकड़ों चूहों की बजाय एक शेर द्वारा शासित होना अधिक ठीक रहेगा। उन्होंने फ्रांस की राज्य व्यवस्था में प्रचलित बुराइयों की कठोर आलोचना की। इसी प्रकार तीसरे महत्वपूर्ण विचारक जीन जैकस रूसो थे। वह अपने क्रांतिकारी राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के माध्यम से फ्रांस और यूरोप के वैचारिक परिदृश्य पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जहां मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर सुधारात्मक प्रवृत्ति के थे, अर्थात वे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के हित में तत्कालीन व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर रूसो का दृष्टिकोण आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में था। वे संपूर्ण समाज का नए सिरे से पुनर्गठन ही मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता और समानता प्रदान कर सकने के समर्थक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध है, जो राजनीतिक चिंतन को एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण रचना मानती है। रूसो की इसी पुस्तक ने फ्रांस की क्रांति का आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान किया। अपनी पुस्तक में वे स्पष्ट प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मनुष्य की जनता की प्रभुसत्ता तथा सभी नागरिकों के समान अधिकारों की बात कही। वो अपनी पुस्तक के प्रारंभ में ही कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था और समाज ने उसे जंजीरों में जकड़ा। अपनी मौलिक मुक्त अवस्था को त्याग कर मनुष्य ने सरकार के बंधन को स्वीकार किया। लेकिन कोई भी सरकार एक सामाजिक अनुबंध पर आश्रित होती है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति समाज के सभी सदस्यों की सहमति से किसी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। यदि कोई शासक जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करता है, तो वह उक्त सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में जनता को भी यह अधिकार है कि वह ऐसे शासक को हटा दे। रूसो को शीघ्र ही आधुनिक प्रजातंत्र और गणतंत्रवाद के पिता के रूप में देखा जाने लगा। रूसो के विचार यूरोप की तत्कालीन राजतंत्रात्मक सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए। रूसो नैसर्गिक मनुष्य के अस्तित्व में विश्वास रखता था। उनका नारा था, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो का मानना था कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक नैसर्गिक अवस्था में मुक्त और प्रसन्न था। सभ्यता के विकास ने अपने विचारों, कानूनों और संस्थाओं के माध्यम से मनुष्य को दुष्टता और वेदना की स्थिति में ला दिया है। इसीलिए रूसो ऐतिहासिक ज्ञान के प्रति वितृष्णा का भाव रखते थे। उनका मानना था कि सभ्यताओं ने
मनुष्य की प्रकृतिस्थ श्रेष्ठ न्यायपूर्ण और प्रसन्न अवस्था को भ्रष्ट और पतन उन्मुख किया है। उनके महत्वपूर्ण निबंध डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज में रूसो आरंभिक मानव की नैसर्गिकता और स्वभाव मूलक श्रेष्ठता की तुलना सभ्य मनुष्यों की कृत्रिमता और उनकी उपार्जित दृष्टता से करते हैं और प्रकृति की ओर मनुष्य के पुनरागमन के सुख और हालात को चित्रित करते हैं। अपनी दूसरी पुस्तक एमिल में उन्होंने एक नवीन शिक्षा पद्धति की अनुशंसा की, जिसके अनुसार बच्चों पर पूर्व निर्धारित कृत्रिम पाठ्यक्रमों की शिक्षा नहीं लादनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विचार शक्ति और तर्क क्षमता विकसित हो। रूसो ने लैटिन और यूनानी भाषाओं को सीखने की बजाय व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण जो क्रांति का जनक बना वह था फ्रांस का वित्तीय संकट। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार का वित्तीय संकट था, जिसके समाधान के लिए लुई 16वें को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। लुई 14वें और 15वें के शासनकाल में फ्रांस में अनेक युद्धों में उलझे रहने की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उस दयनीय आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए उसे अनेकों बार ऋण लेने पड़े और परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा ऋणों पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता था और इसके अलावा शेष राष्ट्रीय आमदनी का महत्वपूर्ण हिस्सा वर्साई के महल किसानों शौकत और विलासिता में खर्च होता था। राष्ट्रीय खर्च प्राय राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होता था और इससे उत्पन्न घाटे को पूरा करने के लिए पुनः ऋण लिया जाता था। लुई 16वें के काल में 12 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय ऋण की मात्रा बढ़कर लगभग $60 करोड़ हो गई थी। सरकार दिवालियेपन की स्थिति में आ गई। लोग सरकार को और ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में वित्तीय हालत को दो ही तरीके से सुधारा जा सकता था, पहला करों में वृद्धि के द्वारा या खर्चों में कटौती के द्वारा। फ्रांस के विशेष अधिकार युक्त वर्ग, कुलीन तंत्र और पादरी तंत्र प्रत्यक्ष करों के भुगतान से मुक्त थे। वे वित्तीय संकट की अवस्था में भी किसी भी प्रकार का कर भार लेना नहीं चाहते थे। तृतीय स्टेट के लोग पहले ही करों के बोझ से दबे हुए थे और वर्साई के राज दरबार के खर्चों में कटौती के लिए रानी अंतवानेट और अन्य लोग तैयार नहीं थे। बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो गई थी कि समाधान कैसे हो। लुई 16वें ने अपने राज्यकाल के प्रारंभ से ही वित्तीय संकट को सुलझाने की दिशा में कुछ प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। यद्यपि उन्हें बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तुर्गो का साथ मिला, उसे वित्तीय प्रबंधक बनाया गया। अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा उन्होंने दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण पर बल दिया, परंतु फ्रांस की सरकार और अभिजात वर्ग उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं था और वे शीघ्र ही तुर्गों से नाराज हो गए। तुर्गों के स्थान पर 1776 में नेकर को वित्तीय प्रबंधक नियुक्त किया गया, लेकिन वित्तीय प्रबंधकों की सुधारवादी बातों को इंग्लैंड की सरकार और अभिजात्य वर्ग मानने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप नेकर के बाद चार्ल्स कैलोन इत्यादि लोगों को भी अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ा। वित्तीय संकट के समाधान के लिए लुई 16वें ने 1787 में असेंबली ऑफ नोटेबल्स की सभा बुलाई। यह फ्रांस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सभा थी। लुई को उम्मीद थी कि यह सभा विशेष अधिकारयुक्त वर्गों पर कर लादने के प्रस्ताव को मंजूरी देगी, परंतु
इस सभा के सदस्यों ने राजा की बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने स्पष्ट तक कहा, स्टेट जनरल के अधिवेशन में ही इस प्रकार के कर की बातें तय की जा सकती है। अब स्थिति यह थी कि फ्रांस की सरकार न तो कर में वृद्धि कर पा रही थी, न उसे नए ऋण मिलने की संभावना थी, न वे अपने खर्च में कटौती करने को तैयार थे। अंत में विवश होकर लुई को स्टेट जनरल के चुनाव कराकर अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया। स्टेट जनरल नामक प्रतिनिधि सभा की बैठक 175 वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई जा रही थी और फ्रांस में ऐसे व्यक्ति मौजूद नहीं थे जो कि स्टेट जनरल के चुनाव या उसके बारे में कुछ अधिक लोग जानते थे। तीनों स्टेट्स अर्थात सामाजिक वर्ग, पादरी तंत्र, कुलीन तंत्र और सामान्य जनता के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते थे। स्टेट जनरल की पहली सभा 1302 में आहूत हुई और उसके बाद 1614 तक सभाएं अनियमित अंतराल से चलती रही। लुई 11वें के समय से फ्रांस के निरंकुश शासक स्टेट जनरल को उनकी सत्ता के ऊपर थोपा हुआ एक मध्यकालीन नियंत्रण मानते थे। उन्होंने उनकी सभाओं को न बुलाकर उसके बचने का प्रयास किया और सोलह 41 के बाद अब तक कोई सभा नहीं बुलाई गई। स्टेट जनरल पूरी तरह सामंती संस्था थी। उसके 3 सदनों में से 2 सदन विशेष अधिकार युक्त वर्गों से संबद्ध थे। वे बहुमत और वीटो के अधिकार से तृतीय स्टेट को किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करते थे और अपने विशेष अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखते थे। स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों स्टेट से संबंधित सदन तीनों इकाइयों के रूप में वोट देते थे, अर्थात प्रथम स्टेट के सदन का 1 वोट, द्वितीय स्टेट के सदन का 1 वोट और तृतीय स्टेट के सदन का 1 वोट। इस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया में प्रथम दोनों स्टेट्स के 2 वोट तृतीय स्टेट के 1 वोट से बहुमत के आधार पर भारी पड़ते थे। लुई ने स्टेट जनरल का अधिवेशन इस उम्मीद से बुलाया कि संभवतः इसके माध्यम से देश में गंभीर वित्तीय संकट का कोई समाधान निकल सके। दूसरी ओर फ्रांस के प्रथम दोनों स्टेट्स को यह विश्वास था, स्टेट जनरल के अधिवेशन में पारंपरिक वोटिंग पद्धति से उन्हीं की जीत होगी और उनकी सुविधाओं में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी बात को लेकर क्रांति की वास्तविक शुरुआत होती है। स्टेट जनरल का अधिवेशन लुई 16वें के आदेश से 1789 के प्रारंभ में बुलाना निश्चित हुआ। इस चुनाव में फ्रांस के लगभग 60 लाख लोगों ने मतदान लिया। तृतीय स्टेट के लोगों ने बड़े उत्साह से सुधार की आशा में मतदान किया। स्टेट जनरल के चयनित प्रतिनिधियों की संख्या 1201 थी, जिसके अंतर्गत तीनों सदनों की सदस्य संख्या 300 प्रथम स्टेट, 291 द्वितीय स्टेट और 610 तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट के अधिकांश प्रतिनिधि प्रबुद्ध और शिक्षित थे। इनमें से बहुत से वकील या जज थे। परंपरा के अनुसार चुनाव के दौरान फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी शिकायतों और उनको दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों की मांग के लिए प्रतिवेदन तैयार किए, जिनको काहिए कहा जाता था। इस प्रकार स्टेट जनरल के प्रतिनिधि अधिवेशन के समय लगभग 50,000 काहिए लाए गए थे। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। लुई 16वें ने सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। लुई राज्य के लिए धन की मांग कर रहा है। लुई का कहना था, स्टेट जनरल में मतदान परंपरागत तरीके से किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक स्टेट के सदन को एक इकाई मानकर उसका 1 वोट माना जाएगा। इस पर तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने आपत्ति की। ऐसी स्थिति में उनकी बात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उनका कहना था कि तीनों स्टेट के सदनों को मिलाकर स्टेट जनरल को एक सदन माना जाए
और प्रत्येक प्रतिनिधि के व्यक्तिगत मत को एक मत माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने के कारण उनके लिए अपनी बात को मनवाना आसान हो जाता। लेकिन मतदान की यह प्रक्रिया प्रथम दोनों स्टेट्स के प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं थी। स्टेट जनरल के अधिवेशन के प्रारंभ होने से लगभग 5 सप्ताह तक इसी मतदान के प्रश्न पर ही बहस चलती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं हुई। अंत में दोनों स्टेट्स की हठधर्मिता से परेशान होकर 17 जून 1789 को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने सदन को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया और अन्य दोनों स्टेट्स के प्रतिनिधियों को भी इस राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार 17 जून 1789 को तृतीय स्टेट द्वारा की गई यह घोषणा क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद एक टेनिस कोर्ट के शपथ की घटना, बास्टिल का पतन और अन्य घटनाएं, जिसमें पेरिस से एक बड़ी भीड़ वर्साई की ओर चली और इस क्रांति की वास्तविक शुरुआत हुई। उन्होंने महिलाओं की भीड़ ने पेरिस में जाकर लुई को बंदी बना लिया। लुई और लुई के परिवार को बंदी बनाकर रख दिया गया। इस प्रकार क्रांति का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।